बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत सिंह ठाकुर की लिखी कहानी गुड्डू की गन। चलते चलते गुड्डू थक कर चूर हो गया था। वो उस पल को कोस रहा था जब उसने मिश्रा चच्चा की बात पे भरोसा कर लिया था। गुड्डू ने पीछे देखा। उसका जिगरी यार जमशेद झुककर अपने चप्पल के उतर गए फीते को ठीक कर रहा था। सड़ी हुई गर्मी थी और धूल के बगुले उठ रहे थे। सड़क ऐसी थी कि लगता ही नहीं था कि कभी रही भी होगी। धूल मैदे की तरह महीन थी जिसमें पैर टखने तक धंस जाते थे। मिश्रा चच्चा को एक मोटी सी गाली देते हुए उसने जमशेद को पुकारा, अरे महाराज, कितनी देर लगाओगे? असल में हुआ ये था कि कल शाम को गुड्डू और जमशेद बैठकर मिश्रा जी के साथ ताश फेंट रहे थे कि बातों बातों में मिश्रा चच्चा उनको भारत के गौरवशाली अतीत के किस्से सुनाने लगे और बताया कि उन दिनों भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां बादल इजाजत लेके बरसा करते थे और खेतों में सुबह बुआई करके शाम को कटाई कर ली जाती थी। वो भारत जहां भ्रूण हत्या का घटिया चलन नहीं था और हर लड़के के लिए एक अदद दुल्हन हुआ करती थी। गुड्डू और जमशेद दोनों मचल पड़े थे। कहे कि गुड्डू और जमशेद दोनों बचपन से ही कुंवारे थे और देश में लड़कियों की घटती तादाद के मद्देनजर इनके हाथ नीले पीले हरे होने के कोई आसार भी न थे। यही नहीं, तुर्रा ये था कि दोनों के दोनों नंबर 1 के काहिल, आलसी और मुफतखोर भी थे। तो अब दोनों दोस्तों ने मनी मन तय कर लिया कि 21वीं सदी के इंडिया में नहीं रहना है। अरे भाई, खाने से लेके हाजत से निपटने तक के लिए तो कतार में लगना पड़ता है? एकदम नरक है नरक। पिछले किसी जमाने में जाने का जुगाड़ हो जाए तो बस दूध की नदी में से 2 चुल्लू सुबह और 2 चुल्लू शाम को पीना है और दिन भर मटर गश्ती है। पर एक मुश्किल दरपेश थी कि वहां जाया कैसे जाए है? इस बात पे हर फन के माहिर मिश्रा चच्चा ने फौरन गुड्डू को एक गन दी थी जिसमें 6 गोलियां थी। गोली मारो तो बंदा अतीत में फेंक जाता था, दोबारा मारो तो वापस है। तो एक दूसरे को उस जादुई कट्टे से गोली मार कर दोनों दोस्त अतीत की सैर पर आए थे। गुड्डू बस इतना ही बोला, अब निकल पड़े महाराज, तो देख ही लें कैसा है बुजुर्गों का जमाना है। बग बग के दिमाग खा लिया सबने। उनके जमाने में फलाना था, ढिमकाना था, खूबसूरत औरतों का जमावड़ा होता था, दूध घी की नदियां बहती थीं। जमशेद ने दूर तक निगाहें दौड़ाते हुए कहा, गला सूख के थर्मोकोल हो गया, दूध की नदियां तो नजर ना आ रही। गुड्डू ने आसमान की तरफ नजरें टिका दी। आसमान में कोई परिंदा तक नहीं। जमशेद आंखें मिटमिटाता आगे आ गया। गुड्डू गुरु, इस सफर में आके हमने गलती तो नहीं कर दी? जमशेद और गुड्डू दोनों की जिंदगी एक दूसरे के सहारे ही कटी थी। बचपन तक तो ठीक था, लेकिन मूंछ में हरियाली आने के जस्ट बाद दोनों ने फिल्म तेरे नाम के सलमान की तरह बीच में मांग वाली हेयर स्टाइल रखी। दोनों ने ट्रेनों में जेब तराशी यानी पॉकेट मारी का धंधा शुरू किया और दोनों को ही एक ऐसे साथी की तलाश थी जिसकी आंखों में आंखें डालकर वो कह सकें कि तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है। और तभी चच्चा ने उनको बताया था कि पुराने वक्त में देश में ऐसी शहजादियों, राजकुमारियों की भरमार थी जो भूमिका चावला से भी खूबसूरत हुआ करती थी। बल्कि एक समय तो ऐसा था कि उन सुंदर शहजादियों के अलावा मुल्क में दूसरे किसी किस्म की बालाएं पाई ही नहीं जाती थीं। चच्चा के मुताबिक उस दौर की सब लड़कियां बेतहाशा खूबसूरत होती थीं। उन दिनों चांद और कमल तभी तक सुंदर लगते थे जब तक नायिका सीन पे मौजूद नहीं होती थी। इनका मन माखन सा और दिमाग दूध सा निर्मल होता था। गुड्डू को लग गया था कि खुद चच्चा को नायिकाओं के अलावा दूध, दही और मट्ठे का भी शौक काफी है।
मिश्रा चचा ने बताया था कि जिन घरों में उस दौर की नायिकाएं रहती थीं, वहां रात दिन इतनी रोशनी होती थी कि बिना पंचांग के तारीख का पता भी नहीं चलता था। कब दिन आया, कब गुजर गया, किसको पता है? इन राजकुमारियों का मुख कमल जैसा, आंखें खंजन जैसी, होंठ पलाश जैसे, दांत अनार जैसे, नाक तोते के जैसी। बस करो चच्चा, बस करो, जमशेद ने बेताबी से कहा था। गुड्डू ज्यादा चंट था। तो मिश्रा चचा, आपके हिसाब से राजकुमारियां वेजिटेरियन टाइप मेन्यू थी, हैं? कि उनके हर अंग से किसी फल फूल या साग सब्जी का आनंद आता था? रात को ये जब कहीं जाती होंगी तो अंधेरी रात में कोई डर नहीं है, काहे कि इनके चेहरे से निकलती रोशनी से सारा रास्ता साफ चमकता होगा, है ना? तो तुमको क्या लगता है भाई, उन दिनों टार्च या लालटेन थोड़े था, बस राजकुमारी को साथ लिए और चल दिए। जमशेद और गुड्डू दोनों लाजवाब हो गए थे। चच्चा ने तीली से दांत खोदते हुए कहा, और एक बार बताएं, इन राजकुमारियों की चाल बहुत खूबसूरत होती थी। ये पानी पिए तो गले से नीचे उतरता पानी दिखता था। ये खड़ी रहे तो हवा के साथ ऐसे डोलती थी जैसे झूला झूल रही हूं। तो चच्चा की इन्हीं बातों और उनके हाथ की 6 गोलियों वाली जादुई गन के सहारे दोनों दोस्त अतीत में पहुंच गए थे। पर न राजकुमारी दिख रही थी, न उनकी चाल, न हंसती खिलखिलाती वो नायिकाएं। भूख प्यास से बिलबिलाते दोनों दोस्त अब गिरे कि तब गिरे की पोजीशन में आ चुके थे कि तभी गुड्डू ने देखा, अरे महाराज वो देखो। जमशेद ने देखा, दूर, बहुत दूर एक राजकुमारी सी लगने वाली लड़की सर पे मटका लिए चली आ रही थी। पीछे पीछे 6 और लड़कियां वैसे ही चल रही थीं जैसे इंजन के पीछे डिब्बे चलते हैं। उन लड़कियों के पीछे पेड़ थे, हरियाली थी, खेत थे, नदी थी। तो दोनों दोस्तों की शरीर में जहां भी होती हों, बाँछें खिल गई थी। अरे गुड्डू, सच में नदी है यार, जमशेद चहक उठा। खुश होके गुड्डू ने फेंटे में रखा कट्टा निकाल लिया और बोला, 4 गोलियां हैं महाराज, 4। देख, 2 आने में खर्च हुई और 2 हम दोनों के जाने के लिए, और बाकी 2 का क्या करोगे? जमशेद ने बेसब्री से कहा। अब एक तुम अपने लिए भाभी पसंद कर लेना और एक हम अपने लिए बीबी खोज लेंगे, तो दुइठो साथ में और रहेंगी ना। गुड्डू की इस बात से जमशेद भड़क गया। इतना बेवकूफ समझ लिया हमको, हैं? दोनों शहजादियां तुम्हारे लिए रहेंगी? मारो हमको गोली, अभी मारो, हम ना जाएंगे साथ, हमको वापस जाना है। गुड्डू ने जमशेद को मनाया, अभी तेरे लिए खोजेंगे ना दुल्हनिया, फटाक देनी से रूठ जाते हो यार तुम, हैं? खुशी में उछलते कूदते दोनों दोस्त आखिरकार एक अमराई के पास पहुंच गए। वहां बस थोड़ी सी दूर पे एक नदी बह रही थी। बूढ़े बुजुर्ग सच ही कहते थे, नदी वाकई दूध की ही थी। दोनों ने छक कर पहले तो नदी के कछार पर जमी मलाई खाई और ठंडा कल कल बहता दूध पिया। आसपास मिश्री की डलियां और गुड़ के चूरे पड़े थे, वो भी दम भर के ठांस लिया। पेट पे हाथ फेरते हुए जमशेद बोला, कितना बढ़िया इलाका है महाराज, दूध की तो गाय भैंस से डिपेंडेंसी ही खत्म कर दी है, जितना चाहो हाजिर है। गुड्डू बोला, ना है कि अपने यहाँ भी कमी नहीं है। कोई पत्रकार बता रहा था कि अपने पास 2 लाख टन कंडेंस दूध पड़ा है गोदामों में। अरे वैसे भी यहाँ नदी में बह रहा है, अपने यहाँ सीधे यूरिया और शैम्पू से बनता है दूध है। गुड्डू और जमशेद दोनों ऐसी ही वाहियात बातें करते बतियाते गप मारते पास के शहर के बाजार पहुंच गए। वहां का सूरत हाल ही अजब। उन्होंने सुना कि शहर के राजा की डेथ हो गई थी और अब वहां का हाथी नए राजा की तलाश में निकल पड़ा था। गुड्डू हैरान रह गया, भैया हमारे यहाँ तो लोग चुनते हैं, मतलब वोट देकर। वहां के एक आदमी ने लापरवाही से कहा, हमारे यहाँ हाथी चुनता है, इंसान को पैसे दारू वगैरह से बरगलाया जा सकता है, हाथी को नहीं। सोने की झालरों, रंग और चंदन वगैरह से सजा सजाया हाथी सूंड में फूलों की एक खूबसूरत माला लिए झूमता हुआ बाजार में फिर रहा था। वो जिस किसी के गले में हार डाल देता उसी को नगर का राजा बन जाना था। गुड्डू हाथी को देखने के लिए भीड़ को पीछे से अपने अंदाज में धक्का देने की कोशिश कर रहा था कि लोगों ने उसको जगह दे दी। गुड्डू अचानक हाथी के ठीक सामने जा खड़ा हुआ। दोनों की निगाहें मिली और बेहद हिकारत से देखते हुए हाथी ने माला गुड्डुआ के गले में डाल दी।
भीड़ में किसी ने जमशेद से नाम पूछ के नारा लगा दिया, हमारे नए महाराज गुड्डू की जय। मतलब गुड्डू जी राजा बन गए थे। सपने पूरे होने का वक्त आ गया था। जमशेद भी उछल रहा था, मिश्रा अच्छा को भी बुला लेंगे और तीनों मिलके इस नगर पे राज करेंगे। वो रात दोनों की बड़ी अच्छी कटी थी। दोनों लफंदरों ने महल में जो मर्जी आया वो ठूस ठूस के खाया। अंगूर से लेके ड्रैगन फ्रूट तक, जिसके नाम दोनों के दादा परदादाओं ने सुने तक नहीं थे, सारे फल बकोट बकोट के खाया गया। दासियों को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। उनमें से एक दासी को तो जमशेद देखता ही रह गया, काहे कि उसके बाल ऐसे थे कि कोई भी इंसान सुमार्ग और कुमार्ग का अंतर भूल जाए। जुल्फे बंगाल हेयर ऑयल का असर भी कुछ ऐसा ही होता था। जाने क्यों जमशेद को लगता था कि ये दुनिया का सबसे कारगर और सबसे महंगा तेल है। जमशेद सदियों तक उस दासी को ऐसे ही देखता रह जाता, लेकिन उसे टहोका देते हुए मंत्री ने उससे कहा, बॉयज प्लीज मेंटेन योर क्लास। तो उसको लगा कि आने वाले वक्त के राजा और महामंत्री को ऐसी लीचड़ पने वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। फिर भी चोर चोरी से जाए, तुम्बा फेरी से ना जाए वाली कहावत को जायज ठहराते हुए दोनों उचक्के सोने के वक्त पहले तो पलंग के गद्दे पे खूब कूदे और फिर तकिए से मारा मारी करके उसकी रुइयां भी घेर दी। दोनों इस खाम ख्याली में थे कि बस सुबह का सूरज निकलेगा और उनको तख्त ताऊस मिल जाएगा। लेकिन अगली सुबह उनके लिए कुछ खास नहीं था। मंत्री सुबह नाश्ते के साथ कुछ शर्तें लेकर आया था। पहली शर्त थी जंगल जाकर शिकार करना और दूसरी थी 1.25 मन लोहे का भाला उठाकर घुड़सवारी करना। गुड्डू खुशी खुशी मान गया। उसे लग रहा था कि शिकार उसके लिए बहुत आसान है भाई, क्योंकि अभी तक की जिंदगी में उसने चांद मारी के सिवा किया ही क्या था। लेकिन जब जमशेद ने बताया कि 1.25 मन का मतलब 50 किलो होता है, तो उसके छक्के छूट गए। इतना भारी भाला, तिस पे घुड़सवारी। दोनों जब अगली सुबह को निकले तो मंत्री ने उनको जंगल में एक वक्त के खाने की पोटली देते हुए चेतावनी दी, 3 दिन में तुम शिकार के साथ नहीं लौटे तो तुम्हारी उम्मीदवारी खत्म है। कहे कि हम एलिफेंट के डिसीजन को चाहे जितने रिस्पेक्ट से देखें, पर है तो वो जानवर ही। खाने की पोटली में मक्के की मोटी मोटी रोटियां, नमक, मिर्च और अचार बंधा था। सूखी रोटियां देखकर जब गुड्डू ने ऐतराज जाहिर किया तो मंत्री ने कहा था, अभी तुम लाट साहब बने नहीं हो, सो जो चुपचाप मिले खा लो। गुड्डू ने मनी मन तय कर लिया कि राजा के पद और गोपनीयता के शपथ ग्रहण के बाद उसका पहला काम इस मंत्री को 100 कोड़े लगवाने का और फिर उसकी खाल में भूसा भरवाने का होगा। जमशेद भी ये बात जानता था, लेकिन वो इस बात से कतई बेखबर था कि उसकी पीठ पर लदी पोटली की रोटी में मंत्री ने जहर मिला दिया है। गुड्डू और जमशेद शिकार की तलाश में एक तालाब के किनारे रुक गए। थोड़ी देर झपकी लेने के बाद जमशेद ने थोड़ी चाय पत्ती निकाली और तालाब से दूध निकाल के चाय बनाने के लिए धूप में रख दी। गुड्डू ने लोटे में उबलती चाय को देखते हुए कहा, देखा महाराज, यहाँ चाय पीबे वालों की तो बस मौज ही है, थोड़ी अदरक जो मिल जाती। गुड्डू ने सामने देखा, एक हाथी उसकी पोटली की रोटी खा गया था। गुड्डू को गुस्सा आ गया। अरे पागल हाथी, एक तो उस लफड़ झंझू मंत्री ने गिन के 3 रोटियां दी हैं और वो भी तू खा गया। गुस्साया गुड्डू उठा और अपनी 50 किलो की काया की फिक्र न करते हुए हाथी को 2-3 घूंसे लगा दिए। अब तक हाथी पे रोटी के जहर का असर हो चुका था, तो वो लड़खड़ा के गिर पड़ा। हाथी का गिरना था कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग बाग आके जुटने लगे कि इस नगर का होने वाला राजा इतना परम प्रतापी और महाबलशाली है कि घूंसे से मार के हाथी को ढेर कर देता है। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा कि हम अब तक जिस दुश्मन देश से टक्कर के बजाय शक्कर लेते रहे, उसको मजा चखाने वाला धुरंधर आ गया है। खबर महल तक पहुंची कि वहां शहनाइयां बज उठी। गुड्डू ने महल में घुसते वक्त देखा, एक राजकुमारी कुछ खास अंदाज में ही उसकी तरफ गुलाब की पंखुड़ियां फेंक रही थी। उस राजकुमारी के नयन इतने तीखे थे कि सुरमा लगाते समय उंगली कट जाने का खतरा था। उसके पैर इतने नाजुक थे कि गुलाब की पंखुड़ियों से उसके पैरों में खरोंच आ गई थी। अब गुड्डू ने फौरन पता लगा लिया कि उसका नाम बिट्टो था। अंदर आते वक्त मंत्री ने गुड्डू और जमशेद को गहरी नजर से देखा और बोला, कल घुड़सवारी,
भाले के साथ। गुड्डू ने गुस्से में उसे बस इतना ही कहा, एक बार ना बासा बनने दे, फिर तुझको भट्टी में फेंकवा दूंगा। लेकिन भट्टी तो बात की बात है, खुद गुड्डू का बदन बिट्टो की विरह में ऐसा तप रहा था कि दासी कच्चे चावल लेके आंगन में आई और भात तैयार हो गया। देखते देखते कच्चे चावल पक गए। बिट्टो कन्या के बारे में एक गुप्तचर की रिपोर्ट थी कि उसके दोनों नयन सावन भादो हो गए थे। इस वजह से उस राजकुमारी को सरकार उत्तर राज्य के पूर्वी जिलों में भिजवा रही थी, जहां के सूखा पड़ गया था। काहे कि उसके रोने से पूरे मोहल्ले मोहल्ले में पानी भर गया था और उसके घर तक पहुंचने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ रही है। गुड्डू की परेशानी इतनी ही नहीं थी, क्योंकि कभी कभी ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है और मंत्री ने आधी रात को सूचना दी थी कि पड़ोसी राज्य जिसे नगर शक्कर लेता था, उसने सरहद पे सेना जमा ली है और अब लड़ाई होकर रहेगी, जिसकी अगुवाई साहबे आलम गुड्डू जी को करनी थी। मुंह अंधेरे फौज फाटे तैयार होने लगे। न जाने कितने तीर कमान तलवारें गुड्डू के लिबास में खोस दी गई। मतलब जितने भी लड़ने के अल्लम गल्लम हथियार और पोशाक होती है ना, सब से जमशेद और गुड्डू को सजा दिया गया। गुड्डू के सपनों की रानी बिट्टो और जमशेद की गुलबहार शब्बो ने दोनों की आरती उतारी, माथे पर रक्त चंदन का तिलक किया और आंखों ही आंखों में जमाने भर का प्यार उड़ेल कर जीत कर वापस आने का वादा लिया। गुड्डू और जमशेद दोनों के बदन में अंदाजन 2.5 लीटर खून बढ़ गया था। युद्ध से पहले दुश्मन फौज की रसद की सप्लाई काटनी थी। गुड्डू और जमशेद जैसे उचक्कों के लिए यह चुटकी का काम था। दुश्मन के शिविर की तरफ जाने वाली दूध की नहर में जमशेद ने नींबू निचोड़ दिए और गुड्डू ने दूसरी नदी में दही का जामन डाल दिया। अब बारी थी लड़ाई के लिए घोड़े चुनने की। मजबूत ऊंचे कदकाठी के घोड़ों से अलग 2 टट्टू किनारे खड़े थे। गुड्डू ने जमशेद को आंखों में इशारा किया, लड़ाई में पीछे रहें तो ही भली है। दोनों उछल के टट्टुओं पे बैठ गए। फौज ने जयकारा लगाया, महाराज महावीर जगत विजेता गुड्डू की जय। तुरही बजी और फौज ने सामने खड़ी दुश्मन सेना पर हमला बोल दिया। घोड़े, रथ, पैदल, हाथी सब सामने दौड़े चले जा रहे थे। इन दोनों ने टट्टुओं को जैसे ही एड़ लगाई कि टट्टू ये ले वो ले हवा में उड़ने लगे। गुड्डू की जान सूख गई। दोनों के टट्टू पास पास ही उड़ रहे थे, सो गुड्डू ने मौका देख के ताड़ का एक पेड़ कस के पकड़ लिया। टट्टू आगे उड़ने की कोशिश में थे और गुड्डू ने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए पेड़ नहीं छोड़ना है। बस इसी में ताड़ का पेड़ जड़ से उखड़ गया और दुश्मन की फौज उससे घायल होकर लड़ाई के मैदान में गिरने लगी। जब लड़ाई का इंटरवल आया तो दुश्मन की आधी फौज ताड़ के पेड़ की चोट से जख्मी थी और आधी दूध की नदियों में दही जमने और नींबू की वजह से फटकर पनीर बनने से प्यास से बेहाल हो गई थी। उनके पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। तो भाई जीत का ऐलान कर दिया गया। मंत्री जी मुस्कुराते हुए आए और बोले, महाराज आप वाकई बहुत दिलेर हैं। इस नगर के लिए आपने बहुत कुछ किया है। अरे इस उम्र में जबकि ज्यादातर नौजवान मोहब्बत वगैरह बेहुदा चीजों में फिसल विसल जाते हैं, आपने जो शादी नहीं करने का ये महानतम फैसला। एक मिनट, हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। शादी नहीं होगी इस बात पे बिदक कर गुड्डू खड़ा हो गया। नहीं महाराज, अब तो आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा मौत। मंत्री के इशारे पर 2 कसाई हाथों में तलवार लिए गुड्डू और जमशेद की तरफ बढ़ने लगे। अरे इस राजपाट से तौबा। दोनों सर पे पैर लेके भागे। बिट्टो और शब्बो को साथ लेने दोनों उनके घरों की तरफ भी गए, लेकिन इन दोनों का कोई अता पता नहीं था। हड़बड़ी में जमशेद चिल्लाया, गुड्डू गोली मार। दौड़ते दौड़ते ही गुड्डू ने जमशेद को 21वीं सदी में वापस जाने वाली गोली मार दी और अपनी कनपट्टी पे सटा के भी घोड़ा दबा दिया। बिट्टो और शब्बो अतीत में छूट गईं। दोनों दोस्त वापस मुंबई आ गए। गुड्डू की गन आज भी उसके पास है। दोनों प्लान बना रहे हैं कि मिश्रा अच्छा 4 ठो गोली और लिवा दें तो बिट्टो और शब्बो को ले आया जाए। बस इतनी सी थी ये कहानी।